कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की खूबसूरत हीरोइन ईमो को देखते हैं। उसे खूबसूरत कमरे में कैद करके रखा गया था। घर का बटलर उसे डांट रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर जिनजिन की तरह नहीं बनी तो तुम्हारी जिंदगी भी किसी काम की नहीं होगी। तभी बई यहाँ पर आता है जो कि इस कहानी का हीरो है। वो ईमो के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर के आया हुआ था। ईमो यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर जब वो देखता है कि बटलर ईमू को बुली कर रहा है, गुस्सा कर रहा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन है। 4 दिनों के अंदर अगर तुम जिन-जिन की तरह नहीं बनी, तो हमारे यंग मास्टर लू तुम्हें और लड़कियों की तरह मार डालेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से ईमू यहाँ से निकलना चाह रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसके ग्रैंडफ़ादर के ट्रीटमेंट का दवा लू के पास रहा करता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वही तो ईमू को हेल्प करने के लिए आया था और वो बटलर का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर उसका टी सेट तोड़ देता है। बटलर गुस्सा करने लगता है कि ये बेई का फेवरेट टी शर्ट है। तो बेई ऐसे कहता है जा करके बोल देना, वैसे भी तो मेरा सौतेला भाई है, जो होगा मैं चीजों को संभाल लूंगा। बटलर गुस्से में वहां से चले जाता है। बेई को ईमो यहाँ पास आते देख उसे ही बलि का बकरा बना करके वहां से निकलने का कोशिश करती है। वो उसे कहती है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। बेई हंसते हुए कहता है तुम मुझे तो मार डालोगी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें उससे क्या मिलेगा? तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर लू के कंट्रोल में है। जो वो चीज़ लेके आया था, वो गलती से उससे गिर के टूट जाता है। ईमो नोटिस करती है उसमें वो कुकी थी जो कि उसके ग्रैंडफ़ादर उसके लिए बनाया करते थे। वो समझ जाती है कि शायद ग्रैंडफ़ादर ने बेई को भेजा होगा, तो वो उसे हर्ट करना बंद कर देती है। उनमें से एक कुकी उठा लेती है और दूसरा वहाँ पर वो इस तरीके से शीशे का टुकड़ा उठा लेती है, ताकि यहाँ पर जब लू आए, तो वो उसे हर्ट कर सके। तभी एंट्री होती है इस कहानी के विलेन कह लो या सेकंड मेल लीड लू की। वो यहाँ पर आता है और ईमो को कह रहा होता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड जिन-जिन की तरह नहीं दिख रही होती, तो तुम्हारी औकात नहीं थी यहाँ रहने की। और अब तुम्हें मेरी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ईमो उसकी बात मानने नहीं वाली थी। वो यहाँ पर चाह रही होती कि कैसे न कैसे वो ग्रैंडफ़ादर का जान बचा कर के यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। लू बेई पर गुस्सा कर रहा होता है और उसे हर्ट भी कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो इस तरीके से ईमो के करीब तो नहीं जा रहा है। ईमो देखती है कि वो तो खुद के भाई को भी पीट रहा है। गुस्से में आकर के वो शीशे का टुकड़ा लेकर के उस पर अटैक कर देती है। बेई कहता है लगता है कि तुम्हें इन और लड़कियों की तरह बनने का बहुत ही शौक है। तभी वहां पर और 9-10 लड़कियों को लेकर के आया जाता है। लू ने उन सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ था। उनका काम था लू को प्लेजर देना, लेकिन उनमें से कोई भी जिस्निन की तरह नहीं दिखती थी। सिर्फ ईमो ही थी जो कि जिस्निन की तरह दिखती थी। इसी वजह से लू ने अब तक ईमो को ऐसे तरीके से रखा हुआ था। उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम्हें मेरी आंखें पसंद थी ना, प्लीज मुझे मत मारो। लू से कहता है मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं थी, तुम्हारी आंखें जिन-जिन की तरह दिखती थी। उसके पास एक नाइफ था और एक रिंग था और उसी रिंग से वो सबको हर्ट किया करता था। तो वो उस लड़की को इस रिंग से मार डालता है। अब वो लड़की तो वहाँ पार हो जाती है, वो साइको की तरह बिहेव कर रहा होता है। ईमो काफ़ी घबराने लगती है, वो उसे कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर की दवा मेरे पास है। वो उसके सामने उन दवाओं को गिरा देता है। ईमो रोने लगती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडफ़ादर को मरने मत देना। अब वो उसे इस तरीके से तड़पता हुआ देख कर के फुल मज़े ले रहा होता है। और कह रहा होता है, यही तो तड़प मुझे तुम्हारी आँखों में देखनी थी, और जब ये तड़प जब दिख रही है तब मुझे तुम बिल्कुल जिन-जिन की तरह लग रही हो। जिन-जिन यहाँ पर अपने ग्रैंडफ़ादर को बचाने के लिए लू की गर्लफ्रेंड की तरह बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब तक वो वहाँ से भागने का कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ग्रैंडफ़ादर के लिए तो उसे यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। चाहे वो जो भी कर ले। बाहर बई जाता है और वो खुद को और ज़्यादा हर्ट कर लेता है। उसका फ्रेंड उसकी सिचुएशन में हेल्प करता है। एक्चुअल में जिस फैमिली में वो लोग रह रहे हैं, वो फैमिली का असली बेटा यहाँ पर बेई ही है, लेकिन 6 साल जब वो 6 साल का था तो वो किडनैप हो चुका था और वहाँ पर इसकी किडनैपिंग की वज़ह से इसकी फैमिली ने लू को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसने अपने अडॉप्टिव पेरेंट को ही मार डाला। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि अब वो पूरी कंपनी को सँभाल रहा होता है और बहुत सारे 2 नंबर के काम भी किया करता था। बेई यहाँ पर अपने मॉम-डैड के मौत का बदला लू से लेने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन लू ने
बे को ऐसा पॉइज़न दिया था कि अगर उसे 1 महीने के अंदर एंटीडोट नहीं मिला, तो वो मर जाएगा और वो इसी एंटीडोट को लेने के लिए यहाँ आया हुआ था और वो ईमो का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। ईमो खुद को हर्ट करने का प्लान कर रही होती है, तभी बई बीच में आ जाता है। उससे कहता है कि अगर तुम मर गई तो तुम तो फ्री हो जाओगे, लेकिन सोचो तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर का क्या होगा? मैं बई का सौतेला भाई हूँ, लेकिन मैं उसका दुश्मन हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ईमो नोटिस करती है लू ने बई को हर्ट किया था, तो उसका चोट चेक करती है तो एक्चुअल में वहाँ काफ़ी गहरे निशान थे। उसे उस पर तरस आने लगता है, तो अपना गला का ये स्कार्फ़ निकाल कर के उसे हाथ पर ऐसे बाँधने लगती है और वो वही बटरफ्लाई बो बनाती है, जिसे देख कर के भई को याद आता है बचपन में एक लड़की ने उसका हेल्प किया था। ये बिल्कुल उसी की तरह वो बटरफ्लाई बो बनाई हुई है। कहीं ईमो वही लड़की तो नहीं है? उसे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर डाउट होने लगता है इस बात का। और जो वो यहाँ पर ईमो को अब अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का सोच रहा था, चीज़ें उसके लिए मुश्किल होने वाली थी। क्योंकि जो लड़की बचपन में उसकी सेवियर थी, वो उसे मरने के लिए अपने ही भाई के हाथों कैसे छोड़ सकता था? वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, तुम्हारे पास सिर्फ़ 3 दिन है। 3 दिनों के अंदर तुम्हें जिन-जिन की तरह बनना है और फ्रैग्रेंट कीज़ तुम्हें वो तीनों हासिल करने होंगे, तो ही तुम बेई के स्टडी तक पहुँच सकोगे और उसके खिलाफ सबूत जमा कर सकोगी। तो वो उसका बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। बटलर यहाँ पर तभी कमरे में आने लगता है, तो वो जल्दी से बेई को छुपा देती है। बटलर यहाँ पर आता है और कहता है, मैंने यहाँ पर एक लड़की की वॉइस सुनी थी। ईमो से कहती है, अच्छा मुझे तो नहीं लगा। तुम कमरा चेक करना चाहते हो? सोचो यहाँ पर अगर ये बात लू को पता चला और तुम्हें लड़का नहीं मिला, तो फिर वो तुम्हारा क्या करेगा? कहीं न कहीं ये बटलर जानता था उसके साइको बिहेवियर को और अगर उसे पता चला कि वो उसके पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर कर रहा है, तो वो तो उसे छोड़ेगा नहीं। और जानबूझकर के उसे ऐसे डरा रही थी क्योंकि उसने कबर्ड में बही को छुपाया हुआ था। फिर भी बटलर उस कबर्ड को एक बार चेक करने के लिए जाना चाह रहा होता है। जैसे ही वो ऐसा करने वाला था, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ईमो अपना नाइट ड्रेस खोल देती है। ये कहते हुए कि लगता है कि तुम मुझे अब ड्रेस चेंज करते हुए भी देखना चाहोगे। लेकिन फिर वो यहाँ पर इस तरीके से मना कर देता है कि नहीं, नहीं शायद मैं ही यहाँ पर ओवरथिंक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही वह यहाँ पर कमरे में वापस आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें ऐसे सिखाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल जिन-जिन की तरह था। जिन-जिन कुछ टाइम के लिए उसकी गर्लफ्रेंड रही थी और मैं तब भी इस घर में था, तो मुझे पता है चीज़ें कैसी थी। ये कह के वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि भाई तू श्योर तो है ना कि तू ये कर लेगा? तो ईमो का इस्तेमाल ही कर रहा है, कहीं उससे प्यार मत कर लेना वरना हमारा सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ उसने ईमो को सिखाया था रोज़ गार्डन में जाकर के कैसे बिहेव करना है, बिल्कुल जिन-जिन की तरह और जिन-जिन के पोएम्स भी उसने उसे याद करा दिए थे। वही जब यहाँ पर ईमो को जिन-जिन के कपड़ों में देखता है, उसकी तरह बिहेव करते हुए देखता है, तो मेस्मराइज़ होकर के उसके पास जाने लगता है। लेकिन फिर उसे होश आता है कि जिन-जिन तो मर चुकी है। इट मीन्स कि ये ईमो है जो कि उसकी तरह बन रही है। तो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम रोज़ गार्डन में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? ईमो से कहती है, अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मैं जिन-जिन के सब्स्टिट्यूट चाहिए तो ठीक है। मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे जिन-जिन को ये रोज़ गार्डन कितना पसंद था, इसी वज़ह से मैं उसकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। लू को भी अच्छा लगने लगता है कि ले ईमो सच में जिन-जिन की तरह बन रही है। वो एक साइको इंसान था, इसी चक्कर में उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जिन-जिन भी उसे छोड़ कर के जा चुकी थी और वो उसे प्यार करने के साथ-साथ उसे हर्ट भी कर रहा होता है। वो मोस्टली अपने रिंग से लोगों को हर्ट किया करता था और यहाँ पर ईमो भी उनमें से एक थी। ये चीज़ें यहाँ पर भई देख रहा होता है और अब उसे ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आने लगता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है, "भाई फीलिंग पे कंट्रोल रखियो, ईमो से प्यार नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए, वरना फिर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे।" अब वही सोच रहा होता है कि ईमो ने उसका हेल्प किया, वो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है? बट वो एट द एंड जाकर के उसका हेल्प करेगा या नहीं या फिर अपने रिवेंज पे टिका रहेगा, ये हमें आगे पता चलेगा। इस बिहेवियर की वजह से ईमो को वो 3 में से 1 फ्रैग्रेंट कीज़ मिल जाता है। अगर 3 मिल गए तो वो आराम से स्टडी रूम उसके जा सकती है। बटलर ने उसे वो की दिए थे और अब भी ईमो के पास सिर्फ़ 2 दिन बचे थे। जब वही ईमो के कमरे में आता है तो देखता है कि वो कागज़ से वो छोटी साइंस बनाने वाली चीज़ें होती हैं, मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, वो यहाँ पर ईमो के कमरे में गिरी हुई है। तो भई 100% श्योर हो जाता है कि ये ईमो ही उसकी बचपन की फ्रेंड है। वो ईमो से जेलस था क्योंकि लू उसके करीब जा रहा होता है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है। ईमो उसे कहती है,
मैं वही तो कर रही हूँ जो तुमने कहा था। तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो?" वो उसकी पॉसेसिवनेस और उसकी जेलसी को समझ नहीं पाती है। फिर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, "ठीक है, अब अगला काम है जिन-जिन की तरह टी सर्व करना। मैं तुम्हें टी सर्व करना सिखाऊँगा, लेकिन याद रखना एक गलती और फिर सब कुछ खत्म।" ईमो कहती है, "ठीक है, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। या तो मरने या मारने वाला सिचुएशन है मेरे लाइफ़ में।" तो फिर बई ईमो को कैसे वो टी सर्व करती थी बताता है। अगली मॉर्निंग एक मेड ऐसे दूसरे कप में लू को टी सर्व कर रही होती है, तो वो उसे पनिश कर रहा था और पूछ रहा था कि मेरा फेवरेट कप कहाँ है? तभी वहाँ पर बई बीच में आ जाता है। ईमो को सेव करने के लिए उसने वो कप तोड़ा था और यहाँ पर कहता है कि मुझसे वो टूट गया। बटलर लू के कहने पर उसे भी पनिशमेंट दे रहा होता है। भले ही बे इस घर का असली वारिस था, लेकिन यहाँ पर लू सबको संभाल रहा होता है और वो उसे भी ऐसे bully किया करता था। अब बई को बचाने के लिए ईमो टी लेकर के बीच में आ जाती है। आधे से में जानबूझ करके गरम चाय ऐसे टेबल पे गिराती है। कुछ छींटे यहाँ पर बई के ऊपर भी पड़ते हैं और उसके हाथ पे भी पड़ते हैं। वो कहने लगते, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं चाय लेकर के आई थी और वो गलती से गिर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमेशा ही मेरा प्लान खराब करते हो। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं लू के लिए टी सर्व करने के लिए आई हुई हूँ? अब उसने उसे वो टी सर्व करना सिखाया था और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ नहीं आएगी, तो वो उसे ज़रूर ही हर्ट करेगा। तो फिर वो बहाने से उसे इस तरीके से वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बाहर जाकर के उसका फ्रेंड उसे कहता है, "ईमो ने तुम्हें हर्ट किया या तुम्हें बचाने के लिए किया?" भई उसे वापस देखने के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि ईमो को याद था, बई ने उसे बताया था कि वो हाथ जलने की एक्टिंग ज़रूर करेगी। ज़िनज़िन हमेशा ही इनोसेंट और क्यूट होने की एक्टिंग किया करती थी। तो वो यहाँ पर वैसे ही कर रही होती है टी सर्व करते हुए। उसके इन बिहेवियर से लू को 110% और ज़्यादा ट्रस्ट होने लगता है कि वो धीरे-धीरे करके पूरी तरीके से जिन-जिन की तरह बनते जा रही है और उसे वही तो चाहिए था। और यहाँ पर वो इस तरीके से उसके और करीब जाने लगता है। जहाँ पर कीमो उसे रोक रही होती है, वो उसके साथ किसी हालत में इंटीमेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाह रही होती है। वो ईमो को भी यहाँ पर उस नाइफ से हर्ट करता है, उस रिंग से हर्ट करता है, लेकिन ईमो रिएक्ट नहीं करती है और उसे टी सर्व करती है, जो कि उसे चाय काफ़ी पसंद आता है। फिर ईमो के साथ वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ईमो बहाने से वहाँ कमरे से निकल जाती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बई देख रहा होता है। लू को ईमो में अब इंटरेस्ट लेते हुए उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा ही वाली जेलसी होने लगती है। वो ये कभी नहीं अब देख पा रहा होता है कि जिस काम के लिए उसने ईमो को चूज़ किया है, वो अपने काम में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उसे जेलसी हो रहा होता है और लू को ईमो का बिहेवियर अब काफ़ी ज़्यादा वाला इम्प्रेस कर रहा होता है। वो अपने कमरे में थी। एक्चुअल में उसने मेड लोगों को कुछ टाइम पहले बात करते हुए सुना था। बेई की बैक स्टोरी, किस तरीके से वो बचपन में किडनैप हो गया था और यहाँ पर लू ने पूरी फैमिली को संभाल लिया था और आज तो लू बेई को मार ही डालने वाला है उसका कप प्लेट तोड़ने की वजह से। इसी वजह से ईमो ने इतना बड़ा गैम्बलिंग किया था और वो उसे बचाने के लिए वहाँ गई हुई थी। उसे दूसरा फ्रैग्रेंट कीज मिल जाता है टी ऑफर करने की वजह से। अब बस एक और फ्रैग्रेंट कीज बाकी था मिलने के लिए। ईमो जैसे ही अपने कमरे में जाती है, बे उसे ढूँढते हुए जाता है। वो उस पर गुस्सा कर रहा था, "लड़कों को पटाने में तुम कितनी माहिर हो ना।" ईमो बोलती है, "तुम्हें होता क्या जा रहा है यार? तुम ही मुझे ये ट्रिक सिखा रहे हो जिन की तरह बनने का, और अब अगर वो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है।" बे खुद को कंट्रोल करता है, वो नोटिस करता है कि ईमो को लू ने उसी तरीके से हर्ट किया है, जैसे कि वो सबको किया करता था। वो उसे कहता है, "बस कुछ दिन और, जल्दी ही मुझे वो टेम्परामेंट थर्ड फ्रैगनेंट थर्ड की मिलने वाला है और मैं स्टडी रूम में एंटर करूँगी।" यहाँ पर ईमो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाह रही होती है और बई अब उसे सिखाता है कि आगे क्या करना है। वो जानता था कि लू की दुखती रग पर हाथ कैसे डालना है, इसी वजह से वो सारी बातें उसे सिखा रहा होता है। कहीं न कहीं ईमो भी बई को प्यार जता रही थी और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हो सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकलने दो। वो उसे और पतला करने का कोशिश कर रहा था ताकि वो आराम से जिन-जिन के कपड़ों में एंटर कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो फिर उसका सारा प्लान फेल हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सिखाते-सिखाते दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और वो उसे किस करने लगता है। जहाँ पर कीमो भी उसे नहीं रोकती है, लेकिन इधर लू आने लगता है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लू यहाँ पर ईमो से मिलने के लिए उसके कमरे में आ रहा होता है और बई वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे कहता है, पकड़े जाएँगे तो पकड़े जाएँगे, लेकिन तभी
लू यहाँ कमरे में आता है और केवल ईमो को पाता है उस कपड़े में। साथ ही में एक बिल्ली। ईमो उसे कहती है कि मैं तो रेडी हो रही थी तुम्हारे लिए। कैसी लग रही हूँ मैं जिन-जिन के कपड़ों में? लग रही हूँ बिल्कुल उसकी तरह। वो कहता है हाँ, तो उसे कहती तो ठीक है, तो फिर मुझे थर्ड की दे दो। वो कहता है जल्दी क्या है? अभी-अभी तो तुमने इस केस को पास किया है, पहले ज़रा इस सैंडल को तो पहन लो। अब वो जानती थी कि दोनों का यहाँ पर इस तरीके से जो है वो ज़बरदस्ती उसे सैंडल पहनाने की कोशिश कर रहा था, जिस वज़ह से कि ईमू का पैर इस तरीके से कटते जा रहा होता है। उसे सेव करने के लिए बीच में हमें देखते हैं कि आना पड़ता है बेई को, और वो उसके जाते ही वहाँ से उसे सँभालने के लिए निकल जाता है। जहाँ पर कि उसके रोज़ गार्डन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ये बोल कर के उसने लू को वहाँ से भगाया था, लेकिन फिर भी वो ईमू को देखने के लिए यहाँ वापस आ जाता है, और इस तरीके से वो उसे बोल रहा होता है कि मुझे डाउट है कि कहीं उसके कमरे में है। लेकिन बेई यहाँ पर रीमू को अपने साथ चलने के लिए जब बोल रहा था, तो वो मना कर रही होती है, क्योंकि उसका मिशन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। वो कहता है तुम्हें मिशन की फ़िक्र करने की क्या ही ज़रूरत है? वो कहती है नहीं, मैं यहाँ आकर के नहीं लौटने वाली हूँ। तो फिर लास्ट में यहाँ पर बेई को वापस उसका पॉइज़न जब काम करना स्टार्ट करता है, उसकी हालत ख़राब हो रही होती है, तो फिर वो जल्दी-जल्दी यहाँ पर इस तरीके से रीमू को बेहोश कर देता है और उसके पैर को डिसलोकेट कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा करने के अलावा। वो उसे लू के हवाले नहीं कर सकता था, और वही करके वो कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे तो पता भी नहीं था कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ कर रहा है। और जब यहाँ पर लू कमरे में आता है, तो ईमो को इस तरीके से इंसर्ट देखता है। उसे ऐसा लगता है कि इस तरीके से सैंडल पहनाने की वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो उसका ख़्याल रखने लगता है। जब यहाँ पर थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तो वो देखती है कि लू उसके साथ है, और वो कह रहा है कि तुम्हारा तो पैर ऐसे डिस्लोकेट हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही तुम्हें ठीक कर दूँगा और हम दोनों ही यहाँ पर एक हो जाएँगे। वो समझ जाती है कि ज़रूर ही ये कुछ बई नहीं किया होगा। वो उससे कुछ बोलती नहीं है। वो साइको की तरह बिहेव कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हो। जिन-जिन भी मेरी ही थी, मैं तुम्हें उसकी तरह छोड़ कर के जाने नहीं दूँगा। और फिर वो कमरे से बाहर निकलता है। बटलर भी एक बार को सोच रहा था कि वो इतनी आसानी से सारा काम कैसे करते जा रही है, क्योंकि उसे तो जिन-जिन के बारे में ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ बातें पता नहीं हैं। ये सब कुछ बई की वज़ह से हो रहा था, ये बातें उसे पता नहीं था। उसका फ्रेंड उसे वार्न करता है, तुम ईमू के कुछ ज़्यादा ही करीब जाते जा रहे हो और ये गलत बात है। लू के जाने के बाद वो ईमो से मिलने के लिए जाता है। जब वो सो रही होती है, वो उसे किस करते हुए कहता है, "आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं कर सकता। भले ही जो लू ने मुझे पॉइज़न दिया, उस पॉइज़न की वज़ह से मेरी जान चली जाए, लेकिन अब मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं कर सकता, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है।" ईमो आधे नींद में थी और वो बई की सारी बातों को सुन लेती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर इस तरीके से भई को अगर एंटीडोट नहीं मिला, तो पॉइज़न की वज़ह से उसकी मौत हो जाएगी, और अब उसके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल होने वाली थी। उसे जल्द से जल्द यहाँ पर एंटीडोट ढूँढना ही था। अगर वो नहीं ढूँढेगी, तो वो उसे खो देगी जिस इंसान से वो प्यार करती है। तो वो उसे यहाँ पर इस तरीके से थर्ड टेम्परामेंट की मिल गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि वो उसे लेकर के उस कमरे में जाए तो जाए कैसे? इधर बेई वापस से ईमो को लेने के लिए आ रहा होता है। इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और सोचता है कि नहीं, वो उसे सेव करके रहेगा। इधर वो कीज़ जल्दी से बटलर से माँगती है और उसके स्टडी रूम में जाने का कोशिश करती है। बटलर को डाउट होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इतना उसे क्यों चुल मचा है स्टडी रूम में जाने के लिए। लेकिन हीमा उस बात का डाउट नहीं होने देती है किसी को, कहती है कि वो बस एक्साइटेड है और क्यूरियस है देखने के लिए कि आखिरकार उस स्टडी रूम में है क्या? फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बेई आ जाता है ईमो को रोकने के लिए और कहता है कि नहीं, तुम उस स्टडी रूम में नहीं जा सकती, वो बहुत ही रिस्की है। लेकिन उसका फ्रेंड उसे बीच में आके रोक लेता है। उसे कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने प्लान के बीच में किसी और को आने नहीं दे सकते हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ईमो उसे छोड़ कर के उस स्टडी रूम में अंदर एंटर कर जाती है। वहीं पर वो पॉइज़न असर करने लगता है, उसका फ्रेंड उसे सँभालने का कोशिश कर रहा था। वो अपने फ्रेंड से भी लड़ कर के ईमो को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका फ्रेंड जैसे-तैसे करके उसे रोक लेता है और कहता है कि भूल रहे हो, अपने मॉम-डैड के मौत का बदला तुम्हें लेना है। तुम सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हो। ईमो अपना कीज उस स्टडी रूम में लगाती है और अंदर जाती है। अंदर बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करने वाली चीज़ें रखी हुई थी। वे ऐसा प्लेज़र रूम बनाया गया था, लेकिन उसके पीछे भी कुछ हिडन हिडन चीज़ें थीं, जिसे कि देख कर के ईमो समझ जाती है कि ये इतना आसान नहीं है। तभी लू यहाँ पर आता है और वो ईमो को देख के कहता है, तो कैसा लगा मेरे सीक्रेट रूम? ईमो कहती है, मुझे तो ये काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है।
अब लू को ऐसा लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है या असल में है, ये सारी बातें मुझे यहाँ पर जाननी है। और इस तरीके से उसने स्टडी रूम को इसी वजह से इस हिसाब से डिज़ाइन किया था, ताकि कोई इंसान पहली बार आए तो वो इन चीज़ों को जान ना पाए। दूसरी तरफ उसका बटलर उसे थोड़ा-सा अब इमो से सँभाल के रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका बिहेवियर अब थोड़ा बदल रहा है। इधर बई इमो को ढूँढते हुए आता है। उसे डर था कि कहीं लू उसे हर्ट ना करे। वो दोबारा ही उस स्टडी रूम में जाती है जब सब सो रहे होते हैं। और जैसे वो कुछ चीज़ों को टच करती है, अचानक से वहाँ अलार्म बजने लगता है, जिससे कि लू समझ चुका था कि कोई उस स्टडी रूम में जाने का कोशिश कर रहा है। ईमो को बचाने के लिए बई ईमो को किस कर लेता है, जहाँ पर कि लू आता है, उसे ईमो को किस करते हुए देख कर के वो बई की पिटाई लगाने लगता है। ईमो से वो उसका की लेकर के रख लेता है अपने पास। ईमो से वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? ईमो कहती है कि एक्चुअल में मेरा की खो गया था, उसे ढूँढने के लिए मैं यहाँ आई हुई थी। उस की को सर्च किया जाता है तो वो की यहाँ पर बई के पास मिलता है। लू को लगने लगता है कि शायद ईमो सच कह रही है, और जब उसे उसमें जिन-जिन की झलक दिख रही है तो ऑब्वियसली वो उसे हर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर वो कहती है कि मैं बई को मना कर रही थी और उसने ज़बरदस्ती मुझे किस किया। उसे यहाँ पर उसे फँसाना मजबूरी था, वरना उसे पता चल जाता कि वह स्टडी रूम में चोरी-छिपे जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरीके से बई की पिटाई लगाई जाती है। इतना ही नहीं, ईमू को भी उसे उसी तरीके से हर्ट करने के लिए बोला जाता है। ईमू भी मजबूरी थी, बई को इतने बुरे तरीके से मारा जाता है कि वो एट द एंड वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन ईमू यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकती थी। वो ये सब कुछ बई के लिए एंटीडोट ढूँढने के लिए कर रही थी, और बई को ये बात नहीं पता था। वो लीमू को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन सबके वहाँ से जाने के बाद वो तो चोरी-छिपे बई के कमरे में जाती है और उसे मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। वो ईमो को प्यार को समझ ही नहीं पा रहा होता है। एक तरफ वो ये दिखा रही थी कि एक्चुअल में यहाँ पर वो इस तरीके से उसे प्यार करती है, और वहीं दूसरी तरफ वो उसके खिलाफ हो जाया करती थी। उसे किस करते हुए कहती है कि हमें हमारे मिशन में किसी हालत में आगे बढ़ना ही होगा। दोनों एक-दूसरे को कुछ देर तक किस करते हैं। तभी यहाँ पर लू आने लगता है। अब उसे जल्दी से छुपना पड़ता है। वो ऐसे जल्दी-जल्दी छुपती है वहाँ से, ताकि लू उसे देख ना सके। और यहाँ पे लू बेई को बिज़नेस ट्रिप के बहाने वहाँ से बाहर भेजने के लिए आया था। लेकिन लू उसे साफ मना कर देता है और कहता है, ये तुम्हारा बिज़नेस है। ना तो मैं कंपनी जाता हूँ, ना ही कंपनी सँभालता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। वो ऐसा उसे जानबूझ कर के बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे यहाँ से भेजने का कोशिश कर रहा है, और वो यहाँ से नहीं जाने वाला था, वरना वो कभी भी ईमू को हर्ट कर सकता था। फिर वो यहाँ पर ऐसे ईमू से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि ईमू उसे कमरे में नहीं दिख रही होती है। तो वो बहाना कर देती है कि वो नहा रही थी, क्या ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे कुछ नहीं कह पाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें कल फाइनली अपना बनाने वाला हूँ। अब वो कन्फ्यूज़न में थी कि वो क्या करने वाला है। हालाँकि वो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी, ताकि वो पूरी तरीके से स्टडी रूम में जाकर के इस तरीके से उसका एंटीडोट ले सके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो दोनों डाइनिंग टेबल पर थे, जहाँ पर वो ज़बरदस्ती ईमो को ड्रिंक करा रहा होता है। वो मना कर रही थी फिर भी। तो यहाँ पर भई बीच में आता है और कहता है कि अरे तुम्हें भाभी को बस ड्रिंक कराने से मतलब है ना, मैं ड्रिंक कर लेता हूँ उनके बदले। उसे उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ साफ दिख रही होती है, लेकिन वो फ़िलहाल चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो डाउट लगा रहा था कि कहीं उन दोनों के बीच एक्चुअल में कोई चक्कर-वक्कर तो नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ईमो ये दिखा रही थी कि वो एक्चुअल में बई में इंटरेस्टेड है, और उसका लुक बई के साथ मतलब लू में इंटरेस्टेड है, बई के साथ उसका कोई अफ़ेयर नहीं है। रात में वो एक कमरे में घंटों खड़े रहता है ईमो के साथ, जहाँ सामने बई किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देख कर के ईमो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखती है, क्योंकि ली को पता नहीं चलना चाहिए। रात में वो चोरी-छिपे वापस से बई के कमरे में जाती है। उसका दोस्त भी वहाँ पर था, उन दोनों को क्लोज़ होते हुए देख कर के वो वहाँ से खिसक लेने में भलाई समझता है। वो उससे कहती है, रात में दूसरी लड़की के साथ मेहनत करके तो तुम काफ़ी थक गए हो ना? बहाना करके वो उसकी बॉडी को स्मेल कर रही होती है। वो एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ, वो दूसरी लड़की के साथ है सिर्फ़ उसे चिढ़ाने के लिए। लेकिन ईमो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उस लड़की के साथ नहीं थे। उस लड़की का बॉडी स्मेल तुम्हारी बॉडी पर नहीं है। फिर वो दोनों एक्शन में वहाँ पर इंटीमेट हो रहे होते हैं। और इधर घर का बटलर लू को कह रहा होता है कि जाइए, ईमो ठीक हो चुकी है, आपको सर्व करने के लिए रेडी है। लेकिन तभी वो ईमो के पास जाता है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से बेहोश पड़ी थी कमरे में, जैसे कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिनजिन को खोया था। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी, और वो उसके सामने दम तोड़ दी थी। उसने खुद को हर्ट इसलिए किया था ताकि वो लू से पीछा छुड़ा सके। वो भी जानती थी कि मरने के बाद ही वो आज़ाद हो सकती है, और सामने यहाँ पर ईमो को देख कर के
उस तरीके से बेहोश वो काफ़ी घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ईमो भी उसे छोड़ कर के जा रही है। तभी ईमो अपनी आँखें खोलती है। वो ये एक्टिंग इसलिए कर रही थी ताकि यहाँ पर लू को पूरी तरीके से अपने लिए ऑब्सेस बना सके। वो उसकी आँखों को ऐसे बाँधती है और उसे उसके पास आने के लिए कहती है। वो ये सब कुछ जानबूझ कर के कर रही होती है। इस चक्कर में गलती से उस स्टडी रूम का सीक्रेट डोर खोल जाता है जिसमें कि दुल्हन का ड्रेस रखा हुआ था, जो कि जिन-जिन का था। इस बात पर लू भड़क जाता है। ईमो उसे काम डाउन करते हुए कहती है, जिस लड़की के लिए तुम सपने सजा रहे हो वो मर चुकी है। मैं ज़िंदा हूँ, तुम मेरी धड़कनों को, मेरी नज़रों को, मेरी बॉडी स्मेल को पहचान रहे हो ना? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं वो तुम्हें हर एक चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, जो चीज़ की तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो। लू ईमो की बातों में आ जाता है और इधर बेई उन दोनों को ऐसे डांस करते हुए देख कर के जेलस फ़ील कर रहा था। अगले कुछ दिनों में लू के घर में पार्टी था और उस डांस के लिए वो उसे रेडी कर रहा था, लेकिन बार-बार ईमो गलती कर दे रही होती है, उसे डांस नहीं आता था। 3 बार गलती हो चुका था और वो उस पे भड़क ही रहा होता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे वहाँ से बुला के लेके जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो बेई था वो ईमो को डांस सिखाता है। दोनों काफ़ी करीब थे कि घर में उनका रोमांसबाजी चलते रहता था, लेकिन फिर भी लू को एट द एंड तक पता नहीं चल पाता है। वो उसे कहता है तुम ये कर तो पाओगी ना? क्योंकि अगले कुछ दिनों में वो पार्टी लास्ट पार्टी होने वाली है। वो कहती है हाँ, हाँ। अगले दिन यहाँ पे लू के घर में एक मास्क पार्टी होती है, जहाँ पर कि वो उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। बेबी वहाँ पर आता है, लेकिन उसे उसके दोस्त के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में वो एंगेज एंगेजमेंट करने वाला है। तो वो सुन के शॉक हो जाता है और अब वो प्लान जो 1 घंटा बाद करने वाला था, वो अभी करने का प्लान करता है। इमो को वहाँ से खींच के लेके जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी लू से एंगेजमेंट नहीं करने दूँगा। इमो से कहती है गलतफ़हमी है तुम्हारी कि वो ज़बरदस्ती मुझसे एंगेजमेंट कर रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी से उससे एंगेजमेंट कर रही हूँ। लू से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, बे उससे कहता है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं है। वो कहती है कि नहीं एक्चुअल में मुझे उससे प्यार हो गया। और इधर जो लू था वो ईमो को ढूँढ रहा था कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ? वो जानबूझ कर के बई को ये सारी बातें बोल रही होती है ताकि वो फ़िलहाल के लिए उसका पीछा छोड़ दे। उसे मना करके वो वहाँ से जा रही थी तो उसे यहाँ पर खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। लेकिन फिर भी ईमो वहाँ पर शांत नहीं होती और वहाँ से जाने लगती है। लू यहाँ पर आता है तो गुस्से में आकर के बे उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन ईमो बीच में आ जाती है। चोट उसे लग जाता है जिस वजह से कि लू को ये लगने लगता है कि वो उससे सच में प्यार करती है। तभी तो उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने आई। वो ये सब कुछ लू का भरोसा जीतने के लिए कर रही होती है। लू उसका केयर कर रहा होता है। जब वो जगती है तो वो उसे हग करके झूठ-मूठ कर रोने का एक्टिंग करने लगती है और कहती है, मैंने बुरा सपना देखा कि तुम मुझे छोड़ कर के चले गए। लोग को ये लगने लगा था कि वो तो मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है, तो वो मेरे लिए लॉयल है और मुझे छोड़ कर के कभी नहीं जाने वाली है। इट मीन्स कि जो शादी का जोड़ा उसने जिन-जिन के लिए रखा है, वो शादी का जोड़ा ईमो को दे सकता है और वो दोनों शादी करके हमेशा खुश रहेंगे। ये वो यही चाहती थी, लेकिन इधर बीच-बीच में बई उन्हें आकर के परेशान करते रहता था। लू से वार्न करता है, भाई तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तुम्हारी पसंद की गर्ल अब मुझसे शादी करने वाली है। ईमो भी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। बई को समझ नहीं आता है कि क्या सच में इसे लू से प्यार हो गया है या फिर ये कोई चाल चल रही है, क्योंकि रिस्क तो बहुत ज़्यादा था। दूसरी तरफ उसका दोस्त उसे कितना समझाता है कि सिर्फ कुछ देर तुमसे रुका नहीं जाता क्या? तुम मारे जाओगे, वैसे भी महीने खत्म होने में ज़्यादा दिन नहीं है। बई कहता है मैं लू के चंगुल में ईमो को किसी हालत में नहीं छोड़ूँगा। मैं मरूँ तो मरूँ। इधर ईमो केक बना रही होती है, लू उस पर नज़र रखा था। वो जानबूझ कर के उसके साथ रोमांस कर एक्टिंग कर रही होती है। बई ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा था। ईमो यहाँ पर उसे बुलाती है और उसके साथ रोमांस करने की एक्टिंग करती है। उसे भरोसा दिलाती थी कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार है, लेकिन तभी लू बीच में आ जाता है। वो चाह कर के उसे जान से नहीं मार सकता था क्योंकि दुनिया के सामने सारी मिल्कियत का तो मालिक अभी भी वही ही था। वाले संभाल यहाँ पे लू रहा होता है। फाइनली यहाँ पर अब ईमो अपना चाल चलने वाली थी। बे उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे कहती है कि देखो, हम दोनों सिर्फ़ यहाँ पर साथ में अपने इस शर्त की वज़ह से थे। बेहतर होगा कि तुम मेरे ऑब्सेशन को छोड़ो। मैं यहाँ पर अब लू से शादी करने वाली हूँ। लेकिन उसे उसकी बातों का ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लू होता है वो ईमो को अपने स्टडी रूम में लेकर के जाता है शादी का वो ड्रेस दिखाने के लिए। वो जानती थी कि बई का जो एंटीडोट है वो यहीं पर है। और इस तरीके से जब यहाँ पर लू आता है तो वो उसे इशारा करती है फँसाओ इसे। वो समझ जाता है कि अब तक यहाँ पर ईमो सिर्फ़ एक्टिंग कर रही थी।
लू के भई के आते ही वो दोनों ही यहाँ पर एक हो जाते हैं और लू पे हँसते हुए कहने लगते हैं, "तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच में तुमसे प्यार करूँगी? तुम जाहिल हो, तुम जानवर हो। मैं तो शुरुआत से ही भई के साथ हूँ। जिन-जिन को पाने के चक्कर में तुमने ये नोटिस भी नहीं किया कि आखिरकार मैं इतनी जल्दी मैं जिन-जिन कैसे बन सकती हूँ? बहुत सारी लड़कियाँ तुम्हारे पास आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनमें से कोई भी इस तरीके से जिन-जिन नहीं बन पाया। लेकिन यहाँ पर मैं बन गई। तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है, पर तुम्हें तो जिन-जिन चाहिए थी। वो उसका एंटीडोट ले लेती है उसे तोड़ करके, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लू यहाँ पर ईनो को जान से मारने के लिए बोलने लगता है और कहता है, "अगर वो एंटीडोट उसने खाया तो मैं इसे मार डालूँगा" और भई को वो एंटीडोट फेंकने के लिए बोलता है। ईमो की जान बचाने के लिए वो एंटीडोट गिरा देता है। वो एंटीडोट शायद इकलौता था जो कि बई की जान बचा सकता था। ईमो ने ये सब कुछ बई को बचाने के लिए किया था और फिर भी यहाँ पर बई ने सब कुछ गँवा दिया। उसे गिराने के बाद वो लो पर अटैक करता है और ईमो जो कि यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी थी, उसे वहाँ से लेकर के जाता है। फिर वो लौटता है, लू से लड़ता है और उसे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ कर के चले जाता है ईमो के साथ-साथ। जब ईमो की आँख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद बई अब इस दुनिया में नहीं है। उसे हग करके रोने लगती है, लेकिन तभी बई जगता है और कहता है, "मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं अब तुम्हें छोड़ कर के कहीं नहीं जाने वाला।" लेकिन अभी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी मुसीबतें बाकी थी। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अगली सुबह बई ने ईमो के ग्रैंडफ़ादर को यहाँ बुलाया था। वो ठीक थे। सेफ़ली वो लू के चंगुल से उन्हें वहाँ पर लेकर के आता है। ग्रैंडफ़ादर ईमो को देख कर के बहुत ही खुश थे। उससे ज़्यादा ईमो खुश थी अपने ग्रैंडफ़ादर को सही सलामत देख कर के और वो यहाँ पर अब अपनी शादी-वादी का प्लान कर रही होती है। लेकिन लू अब भी ज़िंदा था और वो ईमो और बई को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। इन बातों से दोनों अनजान अपने हैप्पी लाइफ़ के लिए आगे फ्यूचर सोच रहे होते हैं। कुछ ऐसे और सीक्रेट्स थे बई के बारे में जो कि अब भी ईमो को पता नहीं थे, बट लिटरली अगर पता होते तो ज़िंदगी मतलब कहानी की एंडिंग कुछ ऐसी नहीं होती, चीज़ें ठीक होती। यहाँ पर जिस दिन बई और ईमो शादी करने वाले थे, लू को उसे कॉल आता है। उसने ईमो के ग्रैंडफ़ादर को किडनैप कर लिया था और वो उसे फाइनली हर्ट करने का कोशिश कर रही थी ईमो से बदला लेने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर बई आ जाता है। वो लू से कहता है, "तुमसे घटिया इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा।" वो ग्रैंडफ़ादर को बचाने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्रैंडफ़ादर जानते थे कि लू ईमो को जाने नहीं देगा। इसी वजह से वो जानबूझ कर के लू को लेकर के उस बिल्डिंग पे से नीचे कूद जाते हैं। और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। भई ये देख के बहुत रोने लगता है और वो अफ़सोस जता रहा था कि ईमो के ग्रैंडफ़ादर को वो नहीं बचा पाया, जिससे कि वो सबसे ज़्यादा मानते थे। आफ्टर दैट वो चुपचाप वहाँ से लौट आता है। घर पे ईमो शादी की तैयारी कर रही थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके ग्रैंडफ़ादर अब इस दुनिया में नहीं है। भई को ये बताने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। अगले दिन उन दोनों की शादी थी, ईमो शादी के ड्रेस में आती है। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। शादी के रिचुअल स्टार्ट होते हैं। जैसे ही ईमो से पूछा जाता है कि क्या वो बई से शादी करने के लिए तैयार है, तो वह एक नाइफ उठाती है और सीधे बई के हार्ट में मार देती है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। ईमो से कहती है, "तुमने मेरे ग्रैंडफ़ादर को मारा, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी?" कहानी यहाँ से कुछ घंटे पहले जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि लू के मरने के बाद जो उसका बटलर था, वो ईमो के पास जाता है। उसने गलत तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड किया था और इस वीडियो में ये दिख रहा होता है कि एक्चुअल में बेई ने जानबूझकर के लीमो के ग्रैंडफ़ादर को मारा है और वो इसी वीडियो की वजह से यहाँ पर बेई के हार्ट में अटैक कर देती है और ये शादी तोड़ के वहाँ से चली जाती है। उसने बेई से इस बारे में पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा और उसकी ये नासमझी की वजह से वो यहाँ पर बेई को खो चुकी थी। इस बात को 3 साल और बीत जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कोई तो था जो ईमो को हमेशा फ़ॉलो करते रहता था। ईमो को ऐसा लगता था और हम लोग ये देखते हैं कि वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। एक दिन वो अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलती है, 2 नर्स अब उसका ख़्याल रख रहे होते हैं। उन नर्स से बात करने के थ्रू उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जब वो लू के चंगुल में थे, तब उतने टाइम तक बई ने हमेशा उनका ख़्याल रखा था और बई अपने फ्रेंड को ईमो पे नज़र रखने के लिए भेजता है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अब उस पॉइज़न की वज़ह से और उस हार्ट अटैक की वज़ह से वो ब्लाइंड हो चुका था। लेकिन ये बात वो कभी भी ईमो को बताना नहीं चाहता था, वो ठीक है या नहीं ये जानना चाहता था। जब यहाँ पर ईमो को पता चलता है कि बेई इस तरीके से ग्रैंडफ़ादर का ख़्याल रखता था, तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसका फ्रेंड यहाँ पर आते रहता है ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए।
आज जब उसका फ्रेंड आता है तो वो उससे पूछती है, "भई किधर है? मुझे पता है कि वो ज़िंदा है, तभी तुम मेरे ग्रैंडफ़ादर को देखने के लिए आ रहे हो। मुझे उससे मिलना है।" एक्चुअल में उस दिन ग्रैंडफ़ादर बच गए थे और केवल लू ही इस दुनिया से गया था और बई ने उनका ख़्याल रखा था इतने सालों बाद भी। फ्रेंड से पूछ कर के वो फाइनली बई से मिलने के लिए जाती है। शुरुआत में तो कुछ टाइम बई यही दिखा रहा होता है कि वो ब्लाइंड नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है और दोनों इसी तरीके से कैजुअली बात कर रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड इमो नोटिस कर लेती है कि बई एक्चुअल में ब्लाइंड हो चुका है। वो ये भी जानती थी कि वो उसी की वजह से ब्लाइंड हुआ है। वो अपनी गलतियों को लेकर के रिग्रेट करने लगती है, उसे हग करके रोने लगती है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कभी भी ये नहीं कर सकते। कहानी की एंडिंग यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। वो दोनों एक हो जाते हैं बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एट लीस्ट यहाँ पर बई की आँखों को ठीक होते हुए हमें दिखाना चाहिए था। हालाँकि ये हैप्पी एंडिंग है, लेकिन या तो बई ब्लाइंड नहीं हुआ होता या तो फिर बई की आँखें आफ्टर ऑपरेशन ठीक हो गई होती, तब ये एक एक्चुअल हैप्पी एंडिंग कहलाती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम दोनों एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।